हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं, भारत का संविधान। तो आज का जो चैप्टर है वो है मूल अधिकार। मूल अधिकार से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ेंगे, उसके बाद पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल हमारा छोटा है, नया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में मदद करें फ्रेंड्स। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मूल अधिकार से रिलेटेड सारे पॉइंट को पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। इसके द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई थी। नेहरू रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 1988 में। इसी नेहरू रिपोर्ट में ही मूल अधिकार को भारत के संविधान में शामिल करने के लिए आकांक्षा प्रकट हुई नेताओं के बीच। भारतीय संविधान में भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार का वर्णन है। भाग 3 में है आर्टिकल 12 से 35, जो निम्नलिखित है। पहले समानता का अधिकार है, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 12 से 35 के बीच में। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को राज्य के कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार को राज्यों के कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में स्थान दिया गया है। मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार पूर्णतः नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय की श्रेणी में आते हैं। मौलिक अधिकार किसके द्वारा बनाया गया है? मनुष्य द्वारा बनाया गया है। अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन की स्थिति में अनुच्छेद 358 और 359 के प्रावधानों के अंतर्गत ही मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो जब 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्र में आपातकाल लगाएगा तो आर्टिकल जो 358 और 359 है, इसके तहत ही जो मूल अधिकार हैं उनको निलंबन किया जाएगा। जब भारत में राष्ट्रीय आपात लगता है तो मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार को छोड़ करके, एक दो मूल अधिकार को छोड़ करके सारे मूल अधिकार का निलंबन किया जाता है। तो किस आर्टिकल के अनुसार मूल अधिकार के अधिकारों को 352 के आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है? तो आर्टिकल 358 और 359 के तहत। मौलिक अधिकार को न्याय योग्य या वाद योग्य रूप में संविधान में रखा गया है। कहने का मतलब है, न्याय योग्य या वाद योग्य का मतलब है कि मौलिक अधिकार यदि हनन होता है तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे मूल संविधान में जब 1950 में भारत में लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की तुलना अमेरिका के अधिकार बिल से की जाती है। तो मौलिक अधिकार की तुलना कहाँ से की जाती है? जो अमेरिका के अधिकार बिल है वहाँ से किया जाता है, और अमेरिका से मौलिक अधिकार को लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका में क्या आता है? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। संविधान का अनुच्छेद 14 यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के लिए जो विधि के समक्ष समता है, समानता है, सबके लिए एक है, एक समान संरक्षण विधियों के लिए है। आर्टिकल 14 में कहा गया है। इस रूप में अनुच्छेद 14 विधायन सत्यापन नियंत्रण लगाता है। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार को अनुच्छेद 14 से 18 तक कुल 5 अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। 14 से लेकर के 14 को जोड़ते हुए 18 तक जाएंगे तो 5 आर्टिकल होगा। इन्हीं 5 आर्टिकल में समानता का अधिकार दिया गया है, जो कि अग्रलिखित है, आगे लिखा गया है। क्या है? विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में दिया गया है। उसके बाद क्या है? धर्म और मूल वंश या जाति या लिंग या जन्म के स्थान पर किसी से भेदभाव नहीं
किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 कहता है। सबके लिए समान विधि कानून आर्टिकल 14 में है। किसी भी धर्म या मूल वंश या जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 15 में है। लोक नियोजन के अवसर में विषय में अवसर की समता, ये आर्टिकल 16 में है। लोक नियोजन अवसर के विषय के अवसर में समता है, समानता। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी के लिए इसके विषय में अवसर की समान समता है, आर्टिकल 16 कहता है। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का भेदभाव नहीं करना है, इसका अंत होगा, आर्टिकल 17 कहता है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में है। उपाधियों का अंत मतलब जैसे आपका कोई भी नाम है, इसके आगे कोई भी आप नाम लगा लेते हैं उपाधि। जैसे आप बोलेंगे कि मैं राजा हूँ, राजा हरिश्चंद्र, ऐसे जैसे नाम लिखा गया था राजा हरिश्चंद्र, वैसे आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल लगाएंगे तो आर्टिकल 18 का उल्लंघन कर रहे हैं। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार वर्णित है। 18 तक तो क्या हो गया, समानता का अधिकार, और 19 से 22 तक 4 आर्टिकल क्या कहता है, स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित करता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अभिव्यक्ति मतलब व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। आर्टिकल 19(1) के काम में क्या प्रावधान है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता भी निहित मानी गई है। वाक मतलब होता है बोलना, अभिव्यक्ति माने व्यक्तियों की बोलचाल करना, बात करना, इसकी आपकी आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है कि आप बोल सकते हो, मिलकर बातें कर सकते हो। उसके साथ साथ ही जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र जैसे मीडिया वाले हैं, उनको भी स्वतंत्रता दी गई है बोलने के लिए। इसी के साथ ही उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में, जो सुप्रीम कोर्ट है, ये अनेक निर्णय में सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के काम में प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित माना है। सुप्रीम कोर्ट सूचना के अधिकार को भी 19(1) के काम में मानता है। प्रदत्त वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने और बतलाने की आज़ादी में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के खा में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। 19(1) के खा में लिखा गया कि आप शांति बनाए रखिए, शांतिपूर्वक, निरायुध बिना युद्ध किए शांति बनाकर रखिए, निरायुध बिना युद्ध किए सम्मेलन यानी साथ में रहिए, इसकी भी स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 19(1) के गा में लिखा गया है संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता। सहकारी सोसाइटी मतलब कई सारे लोग मिलकर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना, कई सारे लोग मिलकर के उसमें धन इकट्ठा करेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, तो संगम या संघ ये सहकारी सोसाइटी में आता है। अनुच्छेद 19(1) के घ में भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण की स्वतंत्रता है। आबाद सर्वत्र कहने का मतलब है कि आप 19(1) के घ के तहत पूरे भारत के किसी भी क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण कर सकते, हर जगह बिना बंधे, बिना किसी रुकावट के स्वतंत्रता से रह सकते हैं। अनुच्छेद 19(1) के अंगा के तहत भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में आप निवास कर सकते हो और बस सकते हो, ये सब आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। अनुच्छेद 19(1) के छा में क्या लिखा है, इस 19(1) के छा में लिखा है कि कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान, कोई भी आप व्यापार कारोबार कर सकते हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के चा का लोप कर दिया गया है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने अंगा पढ़ा, उसके बाद डायरेक्ट छा पढ़ा, चा को नहीं पढ़ा है, तो इसके तहत किया गया है 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 के द्वारा अनुच्छेद 19 के 1 के चा का लोप कर दिया गया है। 19(1) के का से लेकर के 19(1) छा तक में दी गई विभिन्न स्वतंत्रताओं पर 19(1) के सब क्लास 2 से लेकर के 19(6) सब क्लास तक में दिए गए विभिन्न धारों पर निर्बंधन आरोपित किए जा सकते हैं, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है या इसका पालन किया जाएगा। अनुच्छेद 20 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध, कोई अपराध है, कोई अपराध किया है
तो जो अपराध किया है वही अपराधी होगा। उसके लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, उसको भी संरक्षित करके रखना पड़ेगा जो अपराध किया है। आर्टिकल 20 कहता है, अनुच्छेद 21 का संबंध प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, जीवन का अधिकार से एवं अनुच्छेद 21 का के शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप अपने इच्छा अनुसार जिए, अगर आपकी इच्छा है तो मर भी जाइए। 21 आर्टिकल कहता है। आर्टिकल 21 का कहता है शिक्षा के अधिकार। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रावधान किया गया है। कुछ दशाओं में आर्टिकल 20 क्या कहता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा बिना किसी वारंट के। आर्टिकल 22 कहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 क्या कहता है, 14 वर्ष से कम की आयु के बालकों के कारखानों या खनन इत्यादि परिसंकट में बहुत कठिन कार्य किसी भी क्षेत्र में नियोजन में निषिद्ध करता है, आप बालकों से नहीं करा सकते हैं। ये आर्टिकल 24 कहता है यदि उसकी उम्र 14 वर्ष से कम है तो। जबकि अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 23 कहता है कि मनुष्य का व्यापार नहीं होगा, खरीदारी बेचदारी नहीं होगी। बालात श्रम, बालक है तो उसे श्रम लेबर काम नहीं कराया जाएगा, ये आर्टिकल 23 कहता है। भारतीय संसद द्वारा निर्मित सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय समाज में अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता करते हैं आप, छुआछूत करते हैं, तो इसके लिए आपको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण अर्थात जो दैहिक स्वतंत्रता लिखा है, प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता, ये शब्दावली में संचरण, इस शब्दावली का मतलब क्या है, संचरण अर्थात कहीं भी जाने का अधिकार यानी विदेश भ्रमण भी निहित है। आप कहीं और भी जा सकते हो, विदेश भी भ्रमण कर सकते हो, वो जगह भी छोड़ सकते हो, ये भी उसमें निहित है। उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन साथी चुनने के अधिकार को मूल अधिकार मानते हुए इसे अनुच्छेद 21 में निहित माना है। जीवन साथी आपको चुनना है तो इसका भी आपको अधिकार है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में निहित किया है। उच्चतम न्यायालय ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश मामला जो कि 1993 में हुआ था, संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को उसमें शामिल किया था। तो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश के थे, इनके मामले में सन 1993 में आर्टिकल 21 में कार्य क्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को इसमें शामिल कर दिया गया है, जो 21 का में लिखा हुआ है। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 में है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसका प्रचार कर सकता है, जिसमें सिख का कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार समाहित है। जो सिख धर्म के लोग हैं वो अपने पास कृपाण धारण करते हैं या रखते हैं, इसका अधिकार है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। कहीं पर आप कोई भी धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं तो उसका आप प्रबंध कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। जबकि अनुच्छेद 29 का संबंध अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से है। जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हित के बारे में आर्टिकल 29 बात करता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यक के वर्गों के शिक्षा संस्थानों के स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपना अलग से शिक्षा संस्थान स्थापित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आर्टिकल 30 कहता है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 का के तहत विधिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया है। संविधान जो मौलिक अधिकार में संपत्ति का अधिकार था, इसको मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार दे दिया गया है आर्टिकल 300 का के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार उल्लिखित है। आर्टिकल 32 के अंदर क्या है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जैसे संविधान को कोई हनन
हानि पहुंचा रहा है तो इसका उपचार कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। मूल अधिकार के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को शक्ति प्रदान की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करेगा और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करेगा। और इसकी संरक्षा कौन करेगा? तो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार की विशेष आदेश जारी करते हैं, जिसे प्रादेश या रिट कहा जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, देखो बंदी ये क्या है? रिट है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण क्यों जारी किया जाता है? इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। जिसको आप गिरफ्तार किए उसको न्यायालय में प्रस्तुत करिए। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकता है। यदि आप जिसको गिरफ्तार किए हो उसको गिरफ्तार करने का तरीका या उसको संतोषजनक नहीं असंतोषजनक इससे गिरफ्तार किए हो तो न्यायालय जिसको बंदी बनाए हो उसको छोड़ने के लिए कह देगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से क्या होता है कि जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति हैं उसको आप न्यायालय में प्रस्तुत करिए। अगली रिट है परमादेश। परमादेश आर्टिकल 32 के तहत ये सारी रिट जारी होती है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। परमादेश रिट कब जारी होती है? यह आदेश जब जारी किया जाता है तब जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। ये पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि ये आदेश तब सरकार जारी करती है, न्यायालय जारी करती है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकारी नौकरी करने वाला कर्मचारी या अधिकारी कानूनी और संवैधानिक दायित्व का पालन नहीं कर रहा है, जिसके दायरे में जिसके नियम कानून में उसको रहना चाहिए उसमें नहीं रह रहा है, तो परमादेश रिट न्यायालय उसके नाम से जारी करेगी। तो ये परमादेश है। प्रतिषेध का रिट का क्या काम है? जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें जैसे कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए प्रतिषेध का मतलब होता है रोकने का आदेश देती है। तो इसका कहने का मतलब जैसे कोई निचली अदालत है, मान लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जितना अधिकार नहीं है उससे ज़्यादा वो काम कर रहा है। जितना अधिकार रहेगा उतना ही काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप जो है क्या कर रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उससे ज़्यादा काम कर रहा है और किसी मुकदमे की सुनवाई कर दे रहा है, तो जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करेंगी? ऐसे काम करने से उनको रोकेंगी। तो प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। तो इसके लिए प्रतिषेध रिट जारी होती है। अब अधिकार परीक्षा की बात करते हैं। ये रिट क्यों जारी होती है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे पद पर कार्य करने से रोक देता है। अधिकार आपका नहीं है, इसके लिए रोकना क्या होता है? अधिकार परीक्षा इसका नाम दिया गया है। उसका मान लेते हैं कोई पुलिस की नौकरी पहनकर ड्यूटी कर रहा है पुलिस के जैसे, और उसका जब देखा जा रहा है तो कानूनी रूप से उसका कोई कागज़ नहीं मिलता है, उसका कहीं नाम नहीं मिलता है, तो उसको न्यायालय क्या कर देगी? न्यायालय उसको आदेश जारी करेगी, बोलेगी कि आपका ये अधिकार नहीं है, आप यहाँ से हट जाइए। तो उसका नाम दे दिया है अधिकार परीक्षा कि आपका यहाँ पर अधिकार नहीं है। तो अधिकार परीक्षा नाम से रिट न्यायालय जारी करेगी और उसको उस पद पर कार्य करने से रोक देगी। ये अधिकार परीक्षा होगा। उत्प्रेषण रिट क्यों जारी होती है? जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, उसका कोई अधिकार ही नहीं है उस जगह पर वो काम करने के लिए, किसी निचली अदालत का या किसी सरकारी अधिकारी का, तो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करेगी? उसके समक्ष विचाराधीन करेगी, देखेगी कि इनका अधिकार यहाँ पर है कि नहीं, विचार करेगी। यदि नहीं है तो उस मामले में उससे लेकर उत्प्रेषण रिट जारी कर देगी। उत्प्रेषण का मतलब कि यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, तो उत्प्रेषण नाम से रिट को जारी कर देगी।
उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। तो जो आर्टिकल 19 में लिखा गया है बोलने की और मीडिया में बोलने की और वैसे भी बोलचाल करने की अधिकार दिया गया है आर्टिकल 19 के तहत, तो वो स्वतः निलंबित हो जाता है आर्टिकल 358 के तहत। आर्टिकल 358 में लिखा गया है कि जब आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा तो आर्टिकल 19 में जो मीडिया में बोलने के लिए आज़ादी दी गई है, तो ये व्यक्ति को बोलने या घूमने की या कहीं भी जाकर टूर पर जाने के लिए, ज़मीन खरीदने के लिए या कहीं निवास करने के लिए सब अधिकार आर्टिकल 19 देता है। तो ये सब अधिकार क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ये आर्टिकल 358 में लिखा गया है। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर के अन्य मूल अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त होती है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर के सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं और निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के है। सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं पर राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर, लेकिन 20 और 21 नहीं होता है। और 20 और 21 होता भी है तो आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1948 में हुआ था। अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 में जो मूल अधिकार है इसको निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन संविधान में संशोधन किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978। उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बावजूद भी आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 में लिखा गया है किसी भी दोषी को गिरफ्तार करने की बात करता है। आर्टिकल 21 में लिखा गया है किसी को जीने या मरने की इच्छा। तो ये सब बातें जो है निलंबित नहीं होगी, चलती रहेगी। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। बच्चन सिंह कहाँ के थे? पंजाब राज्य के थे। इनके मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अधिनिर्धारित किया कि मृत्युकारित करने के लिए मृत्यु दंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद आर्टिकल 14, 19 और 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसके बहुमत से ये निर्णय ले गया, बहुमत से ये पास हुआ है बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में कि यदि यह निर्धारित किया जाता है कि मृत्यु कारित करने के लिए या मृत्यु दंड देने के लिए, किसी को मृत्यु दंड आप देते हैं तभी जब फांसी की सज़ा होती है, तो जो आर्टिकल 14 लिखा गया, 19 लिखा गया, 21 लिखा है, ये अतिक्रमण नहीं करता है। मतलब कि ये इसका हनन नहीं करता है आर्टिकल इन तीनों का। इसलिए कि आर्टिकल 14 में लिखा गया है सबको समान न्याय होगा। आर्टिकल 19 में लिखा गया सबको घूमने की आज़ादी, सबको बसने की आज़ादी, टूर पर जाने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो क्या किसी को मृत्युदंड की आज़ादी नहीं दे? यहाँ 21 में लिखा है जीने और मरने की इच्छा आज़ादी। तो ये मृत्युदंड किसी को दिया जाता है तो 14 और 19 और 21 ये 3 आर्टिकल क्या हनन नहीं होता है, ये लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कौन सा एक सही है ये बताना है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था। राइट है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया था क्या? नहीं, पहला वाला जो लिखा गया ये इसी ने प्रश्रय दिया है। अगस्त प्रस्ताव 1940 ने मूल अधिकार को शामिल किए गए थे, तो गलत है। क्रिप्स मिशन 1942 ने मूल अधिकार को प्रश्रय दिया कि नहीं, पहला वाला था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वाद योग्य है, इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। पहला ऑप्शन ही सही है। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये क्या है? ये अवाद योग्य है, इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। अगला है अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि यह संविधान में उल्लिखित है, यह प्रजातांत्रिक होता है, यह लोक कल्याणकारी होता है और यह व्यक्ति
व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, एक तो सही है, संविधान में लिखित है, ये वाला सही है। और दूसरा क्या है, यह प्रजातांत्रिक नहीं है, लोक कल्याणकारी भी नहीं है, ये राज्य की नीति निषेध तत्व है, या व्यक्तित्व के विकास के लिए सही है। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो पहला, चौथा और पांचवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला, चौथा और पांचवा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, नहीं होता है आपातकाल लगने पर। प्रधानमंत्री के निर्देश से नहीं, राष्ट्रपति के निर्देश से। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, नहीं, आर्टिकल में लिखा गया है 359 के तहत। आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जाते हैं क्या? हाँ, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। देखो 358 और 59 के तहत पे होता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सारे आर्टिकल निलंबित हो जाते हैं। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, सही है, हम लोगों ने पढ़ा, ये संविधान के भाग 3 में है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल की भांति नहीं है, नहीं है उसी की तरीके से। चौथा वाला गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा राइट आंसर है। पहला, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक इसका बी ऑप्शन राइट है। 6 मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 13 कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। मौलिक अधिकार के बारे में कहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया जाता है। तो 14 से 18, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 14 से 18 तक आता है। तो 14, 15, 16 हो जाएगा। इसका आंसर 13 नहीं आता है। तो 2, 3 और 4 इसका आंसर है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है अनुच्छेद 14 लगाता है। विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण आर्टिकल 14 लगाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो आर्टिकल 14 इसका आंसर हो जाएगा। संविधान में किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधान है? तो ये आर्टिकल 14 में है। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून है और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। तो इसका पहला वाला आंसर सही हो जाएगा। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिससे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आता है? समानता का अधिकार या समता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 में इनका मुकदमा हुआ था। मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी धर्म या जाति या जन्म स्थान के नाम पर, ये आर्टिकल 15 कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो ये
आर्टिकल 15 के सब क्लास 5 में दिया गया है कि गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, जैसे कि अन्य पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा दिया गया है। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान है? तो आर्टिकल 15 के 4 में और आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में परिवार के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की प्रतिभूति का प्रदान करता है? तो इस आर्टिकल 16 का 1 और 16 का सब क्लास 2 है। भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है? समानता के मौलिक अधिकार से क्या लिखा गया है? समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। कानून के समक्ष समानता भी है, समानता के अधिकार में सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, पर आर्थिक समानता नहीं है। अगला है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार करता है क्या? तो राइट है। हाँ, पहला वाला भी राइट है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी, ये भी राइट है। तो दोनों में एक ही बात की गई, इसलिए ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है? तो संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द लिखा गया है और ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, ये भी कहता है। तो ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ने पर ये हो जाता है। ए का मतलब है कि यहाँ पर जो ए ऑप्शन में संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द लिखा गया है, इसको कहा जा रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त करता है? तो ये आर्टिकल 14 और 16 है। 14 में लिखा गया है सबके लिए समान कानून होगा, 16 में सबके लिए अवसर दिया गया है लोक नियोजन में। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत आर्टिकल 17 में है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो आर्टिकल 17 है। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 17 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता के उन्मूलन से है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन आर्टिकल 17 से है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत दिया गया है। उसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 में ये लिखा गया है। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है कानून को बनाकर, उनको शिक्षित करके, उन्नति मतलब उनको आगे बढ़ाकर, शिक्षा प्रदान करके। उसके बाद जन जागरण के द्वारा कि अब जो जागरूक हो जाइए, ऐसा नहीं करना चाहिए। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर ये नहीं रोका जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, पहला वाला आंसर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दो कथनों में से दो कथन दिए गए और इसका जो है सही उत्तर बताना है। पहला है, अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। तो ये फ्रेंड्स सही बात है, हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण आर दिया, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। धार्मिक स्वीकृति है क्या? तो इसको बताना है। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर, ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है?
भिन्न वर्ग में कौन आता है? देखो आर्टिकल 14, 15, 16, 19 तीनों समानता के अधिकार में है। नहीं, तीनों समानता के अधिकार में नहीं है, 18 तक ही समानता है, तो भिन्न 19 हो जाएगा। 19 किस में है? स्वतंत्रता के अधिकार में आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेद से है, 16 से लेकर के 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? ये आर्टिकल 19 में है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? 19 ही कहता है मीडिया के अधिकार देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता का आश्वासित? आर्टिकल 19 करता है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 19 के एक के सब क्लास ए में है, तो इसका पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य किस आर्टिकल में है? अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 19 के 1 के सब क्लास ए में, तो इसका पहला वाला आंसर है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना, निजी भवन मतलब अपने खुद के घर भवन पर झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 19 1 के सब क्लास ए के तहत है कि आप अपने घर पर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकती हैं, ये आपका अधिकार है। अधिकार कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 19 1 का सब क्लास ए। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने वाले स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? आपको शांतिपूर्वक और बिना हथियार के क्या करना है? स्वतंत्र रहना है। तो क्या घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं अफसर, तो घेराव करके जो है तो फिर इसमें शांति ही नहीं रह जाती है, तो कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता? तो पहला वाला ही नहीं आएगा। शांतिपूर्ण इकट्ठा होगा ना, ये आएगा। एकत्रित जनता जिनको हथियार नहीं रखना, ये भी आएगा। इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा देगी, ये भी आ जाएगा। पर घेराव में तो शांति नहीं रहेगी, इसलिए ए वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? किस आधार के कारण? भारत की संप्रभुता के कारण, लोक व्यवस्था के कारण, और क्या दिया? न्यायपालिका का अपमान करने पर कर सकता है। अवांछनीय आलोचना आप करेंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारतीय स्वतंत्रता के अनुच्छेद आर्टिकल 19(2) के तहत नागरिकों की विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार व सदाचार के हित में अथवा अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के आधार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, अगर ये सब चीज़ की मानहानि करते हैं तो। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है। और आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उनको संरक्षण सुरक्षित रखना, आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 21 दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी का और निरोध से संरक्षण संबंधित, कुछ दिशाओं में आपको बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आर्टिकल 22 कहता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद की विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। आर्टिकल 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ पर अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये पदावली आर्टिकल 19 में लिखा गया है और ये अमेरिका के शब्दावली है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आप किसी विदेश में जाके घूम सकते हो, आप जी सकते हो, आप मर सकते हो, ये सब क्या कौन सा आर्टिकल अधिकार देता है? आर्टिकल 21 देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता आवास का अधिकार भी है, विदेश यात्रा भी है
और समान कार्य के लिए समान वेतन भी है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, तीनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का सब क्लास ए का डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो विदेश यात्रा नहीं है, 21 में है शरण पाने का नहीं है, एकांतता का अधिकार ये है, आप एकांत में जा कर के रह सकते हो। आर्टिकल, इसका आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधार के अंतर्गत भाग के रूप में संरचित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके प्रयुक्त कथन सही है? क्वेश्चन कह रहा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत भूभाग के रूप में संरचित किया जाता है। ये बात आर्टिकल 21 में लिखी गई है। तो अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 17 और भाग 4 राज्य की नीति से तत्व तो नहीं, अनुच्छेद 17 तो भाग 3 में आता है, तो दूसरा वाला गलत। अनुच्छेद 14 42वां संविधान संशोधन नहीं। अगला देखते हैं क्या है। अगला दिया गया अनुच्छेद 21, देखो हम बोलता है ना कि आर्टिकल 21 में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो ये आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 ये सबकी आज़ादी देता है। आप किसी विदेश में जा कर के रह सकते हो, आप कहीं पर मर सकते हो, जी सकते हो, रह सकते हो, और क्या कर सकते हो, आपको अपनी शादी करने का अधिकार है, अपनी इच्छा अनुसार जीवन साथी को चुन सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? देखो, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, ये सब सहायता देना आर्टिकल 21 में लिखा गया है। कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़ना, पानी की गुणवत्ता को मृत्यु दंड नहीं है, मृत्यु दंड इसमें नहीं है। मर सकते हो पर किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हो आर्टिकल 21 के तहत। कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो देश के किसी भी भाग में निवास बसने की स्वतंत्रता ये तुरंत खत्म हो जाएगी आपातकाल के समय। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, हाँ जीवन जीने का अधिकार नहीं खत्म होता है कभी भी, चाहे कोई भी आपातकाल लग जाए, तो यही समाप्त नहीं होता है। बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में आबाद भ्रमण नहीं कर सकते हो। वृत्ति या उपजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं कर सकते हो आपातकाल के समय में। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार करके शिक्षा के अधिकार को उसमें जोड़ दिया गया था? तो हम लोगों ने पढ़ा था, उन्नी कृष्णन थे, कहाँ के थे, आंध्र प्रदेश के थे। उनके ही मामले में आर्टिकल 21 के कार्यक्षेत्र को बढ़ा करके शिक्षा के अधिकार को शामिल कर दिया गया था। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये किस सन में हुआ था? तो 1993 में हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे, सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये मूल अधिकार में दिया गया है आर्टिकल 21 के ए में। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में लिखा गया है शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है, जो कि वही हम लोगों ने पढ़ा था अभी। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ है। कौन? 2009 से संसद द्वारा पारित हुआ है और 2010 से ये प्रभावित हो गया है। और ये आया कब था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में आया था। भाग 3 में अनुच्छेद 21 के काम में जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये प्रभावी कब से हुआ? 2010 से। आया कब है? 2002 में। पारित कब हुआ? 2009 से। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो शिक्षा का अधिकार इसमें दिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, राइट है। एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार
मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है, ये भी राइट है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। इसके लिए आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला आंसर। अगला है, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार में यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, कौन सा इसके अंदर है। मानव देह का व्यापार करना, बंधुआ मजदूरी और बेगारी नहीं करा सकते, राइट है। अस्पृश्यता का अंत तो आर्टिकल 17 में, इसलिए दूसरा वाला गलत है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा आर्टिकल 29 में है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध, ये भी सही हो जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने आर्टिकल में है, 2 आर्टिकल में, 23 और 24 में। इसमें पहला और चौथा ऑप्शन सही है, इसका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता का कौन सा अनुच्छेद, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 के तहत क्या है, 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे या बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाता है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्टिकल 24 इसका आंसर होगा। आर्टिकल में 23 में दिया गया है कि किसी मानव का व्यापार नहीं करेंगे, बेचना, उसको ना खरीदारी करना, तो ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 है, प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। ICCPR के अनुच्छेद 22 द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है आर्टिकल 24 के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद 2 सिद्धि के संबंध में अभिव्यक्तियों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण में संरक्षण प्रदान करता है। तो ये आर्टिकल 20 है, 2 सिद्धि वाले अभिव्यक्ति को दोहरे दंड और स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाना है, एक अपराध के लिए एक ही दंड देना पड़ेगा, ये आर्टिकल 20 कहता है। आर्टिकल 20(2) कहता है, आर्टिकल 20(3) क्या कहता है, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कहेगा। कोई भी अपराधी अपने विरुद्ध साक्षी मनाने के लिए, उनको मनाने के लिए, पेश करने के लिए नहीं बाध्य किया जाएगा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 20 का सब क्लास 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल 20 कहता है, हम लोगों ने पढ़ा था। अपराध के लिए 2 सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण कौन सा सही है, तो आर्टिकल 20 इसका बी ऑप्शन राइट है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में किया जाता है, तो बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार में जो रक्षा है ये आर्टिकल 22 कहता है। आर्टिकल 22 कहता है संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सुरक्षित रखा जाएगा। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। पहले आपको अवगत करा जाएगा, यदि आपको वहाँ से न्यायालय बोलती है कि इनको रखा जाए, तब 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा और न्यायालय बोलेगा तब आपको उसके आगे समय तक रखा जाएगा। यह अपनी रुचि के विधेय व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जाएगा। कोई उनके जान पहचान का है, उनसे छुड़वाने के लिए उनसे बचना चाहते हैं उनके पहचान से, तो यहाँ तक कि से उनको दूर रखा जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। 3 माह के लिए उनको बंदी बनाया जा सकता है, प्रत्यक्ष बंदीकरण ये कहलाता है। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत 3 माह तक आप उनको जो है रख सकते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण जिसको निवारक निरोध कहते हैं,
अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाकर रख सकते हैं। अनुच्छेद 22 के सब क्लॉज 4 के अनुसार यदि निरोध 3 माह से अधिक के लिए है तो वह मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। यदि 3 माह हो गया अभी मामला सॉल्व नहीं हुआ तो सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको अगले टाइम तक बंदी बनाकर रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को निरोध में तभी रखा जा सकेगा जब सलाहकार बोर्ड का यह मत हो कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त आधार है। जब सलाहकार बोर्ड जारी करेगा कि ऐसे मत हैं इसके पीछे कि इनको और आगे तक रखना जाएगा, रखने के लिए पर्याप्त मैटर है तो रख लिया जाएगा। अगला है प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर 3 माह तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है ये बताना है। धर्म प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार भी है, राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है क्या, स्वतंत्रता के अधिकार नहीं है, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का है क्या। तो फ्रेंड्स धर्म तो परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, किसी का अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं पर करा नहीं सकते हैं। कराने का अधिकार दिया गया है, लिखा है तो नहीं है, चौथा वाला गलत हो जाएगा। राज्य को समाज सुधारक विधि निर्माण, हाँ समाज में सुधार लाना है, किसी धर्म या किसी जाति में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो समाज सुधारक कोई ना कोई व्यक्ति बनकर खड़ा हो सकता है, कर सकता है काम। तो इसका आंसर तीसरा, पहला, दूसरा तीनों हो जाएगा पहला वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। आर्टिकल 25 के तहत है। भारतीय संविधान के 25 का संबंध किससे है, धर्म की स्वतंत्रता से है। 25 से लेकर के 28 तक है। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम, एक सेकंड फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। बौद्ध को, जैन को, पारसी को, सिख को, तो पारसी को नहीं करता है, ये पारसी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, मानववाद, स्वास्थ्य से रिलेटेड नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है। तो प्रतिबंध क्या लगाया गया है, लोक व्यवस्था का लगाया गया है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, शिक्षा भी है, सदाचार भी नहीं है, सदाचार नहीं है, चौथा वाला नहीं है, स्वास्थ्य भी नहीं है, धर्मनिरपेक्षता तो धर्म की बात ही करता है। तो 1, 4, 5 इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। अनुच्छेद 23 में दिया गया मानव के दुर्व्यवहार करना, खरीदारी करना, बेचना, तो ये सही बात है। अनुच्छेद 14 में दिया गया 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखानों में काम न कराना, ये भी सही है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता करता है। अनुच्छेद 29 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना नहीं करता है, अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान की बात नहीं करता है बल्कि अल्पसंख्यक के हित के बारे में बात करता है। तो इसलिए डी ऑप्शन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बालाश्रम प्रतिषेध आर्टिकल 23 में सही है। अल्पसंख्यक के हित के बारे में आर्टिकल 29, संवैधानिक उपचार 32 में, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकारी आर्टिकल 30 में है, ना कि 31 में, इसलिए डी ऑप्शन क्या है, गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है। तो वो आर्टिकल 30 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। ये आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है।
नेक्स्ट है कथन ए और कारण आर दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, अल्पसंख्यक वर्ग को परिभाषित नहीं करता है, बल्कि कहता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षा संस्थान को स्थापित कर सकते हैं। तो ये अल्पसंख्यक के वर्ग को परिभाषित नहीं करता है। हाँ सही है, नहीं करता है, तो पहला वाला सही है। कारण आर्य संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है, तो ये भी राइट है। तो दोनों सही है फ्रेंड्स, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो इसका ए और आर दोनों सही है, लेकिन दोनों में अलग अलग बातें कही गई, इसलिए एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान मान्यता देता है किसको? धार्मिक और भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यक को ये संविधान मान्यता देता है, धार्मिक और भाषाई और अल्पसंख्यक को। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? मान्यता देता है, मान्यता देता है तो ये सिर्फ धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यक को, नृजातीय नहीं। ये डी वाला सही गलत हो जाएगा, सी इसका ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो लागू कराने का शक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है, तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। नेक्स्ट, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। न्यायपालिका में दो है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो वो उच्चतम न्यायालय को माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को। अगला क्वेश्चन है कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो कौन सा सही नहीं है? पहला है के एम मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, तो ये भी सही है। संविधान के प्रारूप जब बन रहा था तो उसके सदस्य के एम मुंशी थे। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया है, ये भी राइट है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 में आई थी, ये पंचायती राज की संस्तुति की थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो डी वाला गलत हो जाएगा। कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो वो कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल 32 को कहा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और कारण आर दिया गया है। पहला है संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा कहा है, तो ये सही है। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है क्या? तो हाँ, यही करता है उपचार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए क्या सही स्पष्टीकरण है। तो आर्टिकल 32 ही क्या है? उपचार है मौलिक अधिकार का। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करता है? तो इसी आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी किया जाता है, इसीलिए इसको संविधान का आत्मा कहा, संविधान का मौलिक अधिकार का उपचार कहा गया, इसलिए कि ये क्या करता है? रिट जारी करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान रक्षक माना जाता है? तो किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे छीनी जा रही है, उसकी स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, उनको बंदी बना लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करेगा उच्च न्यायालय, और ये आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जाती है? तो हैबियस कॉर्पस, इसको बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहा जाता है। सुमिलित कीजिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, तो चलिए सुमिलित कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है ये हमें शरीर सहित चाहिए, जिसको बंदी करेंगे, किसको आप बंदी करके ले आए हो, न्यायालय कहेगा उसे शरीर सहित यहाँ पर प्रस्तुत करें।
परमादेश कहता है कि हम आदेश देते हैं कि आप ये नियम कानून के अनुसार नहीं रहे हो, इसके लिए परमादेश रीट जारी होती है। प्रतिषेध कहता है अधीनस्थ न्यायालय का लेख। अधीनस्थ न्यायालय वो काम कर रही है जिसका वो काम नहीं है, जिसके पास जिससे उसको अधिकार नहीं है, उन अधिकार होने के बावजूद भी काम करता है, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध कर देगी, वो काम करने के लिए मना कर देगी अधीनस्थ न्यायालय को। उत्प्रेषण क्या करेगा? पूर्णतया सूचित करेगा। उत्प्रेषण क्या करेगा? पूर्णतया सूचित करेगा, जैसे कि आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, ये कोई काम कर रहा है जो कि बैठक कर रहा है या फिर मुकदमा दायर हो रहा है, उस पर बैठक हो रही है, जो कार्रवाई या फिर जो भी तारीख हो रहा है, तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसको मना कर देगा। इसको उत्प्रेषण कहा जा रहा है। अधिकार परीक्षा, आप वो काम कर रहे हैं जिसके लिए आपका कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इसके लिए क्या करेगा? अधिकार परीक्षा ऋण जारी किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी सहित चाहिए। परमादेश वी कमांड, आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। प्रतिषेध, टू बी सर्टिफाइड, इसके लिए आप सर्टिफाइड नहीं हो फिर भी काम कर रहे हो, बोले तो जो अधीनस्थ न्यायालय। अधिकार परीक्षा, बाई वाइड अथॉरिटी, ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, आपका अधिकार नहीं है, फिर भी काम कर रहे हो, तो प्रतिषेध इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए दिया जाता है, जो ना कि प्रतिषेध के लिए, तो इसका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो पोस्टमार्टम किसे कहा जाता है? उत्प्रेषण रिट में उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए किसी निर्णय को पुनः परीक्षा करते हैं, जब यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम ही है। सबसे पहले उसको हम जारी किए, उसके बाद फिर से पुनः परीक्षा किए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन में पुनः परीक्षा नहीं है, इसके लिए कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रीट याचिका क्या नाम? मैंडमस नाम है। मैंडमस मतलब परमादेश। आप उसी जो है कार्य शक्तियों के अंतर्गत कार्य करिए जिसके तहत आप हैं। अगला है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? परमादेश। वही हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए सुमेलित कर लेते हैं, क्या दिया गया है इसमें। देखिए, आर्टिकल 16 के 2 में लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनसे किसी भी आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे। देखो, सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं करेंगे, इन सब के अकॉर्डिंग ये 16 के 2 में है। और सार्वजनिक नियुक्ति नहीं, ऐसे साधारणतः आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये आर्टिकल 15 में है। आर्टिकल 29 का सब क्लास 2 क्या कहता है? किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, वंश या भाषा इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य की सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्था में प्रवेश करने से वंचित किया जाएगा। किसी भी, अगर आपको धर्म, वंश, जाति या भाषा इन सब के आधार पर आप जाते हैं किसी संस्था में, तो आपको वहां से वंचित कर दिया जाएगा। आर्टिकल 30 के सब क्लास ए में क्या है? सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म के आधार पर हो या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं और चला सकते हैं। आर्टिकल 31 के 1 में है, किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति की कोई भी संपत्ति है तो उसको कानूनी रूप से उसको वहाँ से हटाया जाएगा, वरना आप किसी तरीके से नहीं हटा सकते हो। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ये बताना है। अस्पृश्यता का अंत 17 में है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, ये आर्टिकल 22 में है, ना कि 23 में। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यकों के हित की बात 29 करता है। नेक्स्ट है, सुमेलित करिए। चलिए सुमेलित कर रहे हैं। उपाधियों का अंत 18 में है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता किससे है? 26 में है। अल्पसंख्यकों की
भाषा का संरक्षण कहा जा रहा है। शिक्षा का अधिकार 19-21 का में, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण 29 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-1-2 इसका आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य संविधान का 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद ये 31 केशवानंद भारती केस में किया गया था। अगला है मूल ढांचे का सिद्धांत। मूल ढांचे का सिद्धांत कौन है? मिनर्वा के मिल केस में मूल ढांचे का सिद्धांत आया है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध आर्टिकल 23 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-4-1-2 इसका पहला वाला राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देखो मिनर्वा मिल केस में कहा गया है कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हो और उसके मूल ढांचे में नहीं। किस वाद ने संसद के मौलिक अधिकारों को संशोधन का अधिकार दिया था? तो केशवानंद भारती ने कहा है कि इसमें कहा गया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत, जिसे बुनियादी ढांचा सिद्धांत कहा है, इसका प्रतिपादन किस मुकदमे में हुआ था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संविधान की मूल संरचना सिद्धांत ये क्या है? बुनियादी ढांचा सिद्धांत है। इनके मुकदमे में कहा था। ये कब हुआ था? 1973 में। फिर अगला आया था, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना बुनियादी ढांचा के सिद्धांत पर इसका प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स के वाद में 1980 में फिर से किया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की है? तो मूल संविधान की मूल रूपरेखा, मूल संरचना के सिद्धांत रूपरेखा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में हुआ है। मूल अधिकारों के संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम बताता है। पहले गोलकनाथ है कि केशवानंद भारती है, क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले 1950 में आया है, एक बोले तो गोपालन बनाम मद्रास राज्य से, तो ये 1950 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ कहाँ से आया था? कब आया था? 1980 से आया था। तो एक गोपालन 1950 में सबसे पहले, फिर गोलकनाथ 1967 और केशवानंद भारती 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार एक नैसर्गिक अधिकार या वैधानिक अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से इसको हटाकर 300 का में रख दिया गया है। भाग 12 और अध्याय 4 में है ये। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर सही विकल्प बताना है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था, सही है। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बनाया गया है क्या? तो दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? वर्तमान समय में ये एक वैधानिक अधिकार है, विधि अधिकार है। कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, नहीं, 300A है, पहला वाला ही गलत हो गया। संपत्ति का अधिकार एक विधि अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, तो दूसरा वाला सही है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 का को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था क्या? नहीं, अंतः स्थापित नहीं किया गया था। तो इसका 2 वाला आंसर ही सही है, अंतः स्थापित नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? 1978, 44वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया है? 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त हुआ है? तो 44वां संविधान संशोधन है।
44वें संविधान संशोधन में मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निष्कासित किया गया था, तो वो 44वां संविधान संशोधन 1978। अगला निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? संपत्ति का अधिकार अब नागरिकों को मौलिक अधिकार में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो जो विरोध समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार तो है ही नहीं है, शोषण के विरुद्ध है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं प्रदान करता है? तो समान अवसर का अधिकार नहीं प्रदान करता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म पालन अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा के अधिकार, ये सारे अधिकार देता है। 6 अधिकार टोटल है। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? देश के किसी भी भाग में बसने का दिया गया है। लिंग समानता का अधिकार दिया गया है क्या? दिया गया है। सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है। इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करिए। चलिए विचार करते हैं। राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, तो किसको नहीं बाध्य किया जा सकता है? क्या नहीं बाध्य किया? इसको वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। गलत है, ये नहीं है। इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी गलत है। राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधि को प्रतिबंध नहीं है, तो नहीं है सही बात। तो ये इसका आंसर तीनों हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। तो पहला वाला सही है। कानून के समक्ष समानता, तो ये सबको है, भारतीय नागरिकों को भी है, गैर नागरिकों को भी है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, तो ये किसके लिए फ्रेंड? ये सिर्फ नागरिक के लिए है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सबके लिए है। तो इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जो भारतीय नागरिकों को ही मिलता है वो मिलता है पहला वाला और दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों के प्राप्त नहीं है? तो विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार सबके लिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार सबके लिए। आंसर इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण सभी व्यक्ति को प्राप्त है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, ये क्या है? सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ भारतीय के लिए, संस्कृति एवं शैक्षणिक सिर्फ भारतीय के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? भारत में सभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समानता, ये क्या है? ये क्या है? सभी को समान नहीं है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार सबके लिए है। और देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता सबके लिए है। चुनाव लड़ने का अधिकार सबके लिए है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला वाला गलत है। आर्टिकल 14 में लिखा गया है कि समता समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों का उपलब्ध है, जबकि प्रश्नगत अन्य 3 अधिकार मात्र भारतीयों को ही उपलब्ध है। मात्र भारतीयों को ही उपलब्ध है। ये तीनों अधिकार मात्र भारतीयों को है और ये भारतीय और विदेशी सबके लिए है, विधि के समता समानता को। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार क्या हो जाएगा? विधि विधान, ये भारत के लिए है और विदेशी के लिए भी है। संपत्ति अर्जन सिर्फ भारत के लिए, देश के किसी भाग में घूमने के लिए, तो ये सभी के लिए, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी के लिए भारत में नागरिकों को।
भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के लिए। वो दावा नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ व्यापार करूँगा या व्यवसाय करूँगा। तो पहला वाला आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो किन सो विशेष लाभ का हकदार हो सकता है? वह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है, ये भी राइट है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं इस संप्रदाय या समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, गलत है। संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकते हैं क्या? तो सही है। किसी धार्मिक या संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्र स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दे दिया जाएगा तो उसको कौन कौन सा लाभ मिलेगा? पहला तो लाभ मिलेगा कि वो प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम में उसको लाभ मिलेगा 15 पॉइंट, और दूसरा लाभ है कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करेगा और उसको संचालित करेगा, चलाएगा, पर राष्ट्रपति उसको मनोनीत नहीं करेगा। दूसरा वाला गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा इसका सी ऑप्शन राइट आंसर है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था? 1976 में। बंधुआ मजदूर तथा प्रथा अध्यादेश 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था, इसी तिथि से प्रभावी हुआ है। इसका स्थान बाद में बंधुआ मजदूर प्रथा कर दिया गया था 1976 में, जिसका उद्देश्य है कि अनुच्छेद 23 के तहत बंधुआ मजदूरी नहीं होगा। तो बंधुआ मजदूर प्रथा 1975 में आया था। और बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम कब कर दिया गया? 1976 में। जोखिम भरे उद्योग में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया जा सकता है भारत के संविधान द्वारा। 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर एक्ट के द्वारा, इन सभी के द्वारा उनको निषिद्ध किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्ति कीजिए डैश लिखा है, उसके बाद बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के होता है। तो क्या हो जाएगा? अधिकार। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? अधिकार और कर्तव्य के बीच कौन सा सही है? अधिकार कर्तव्यों के साथ साथ संबंधित है, ये सही बात है। अधिकार जो रहेगा वही कर्तव्य रहेगा, तो ये साथ साथ क्या है? संबंधित है। पहला वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है क्या? नहीं, ना ही कर्तव्य महत्वपूर्ण है, ना ही नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार, तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। तो कौन सा सही है ये बताना है। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, ये सही है। अधिकार जो है वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या है? दावे हैं, ये सही है। सी ऑप्शन सही है। अधिकार मानव व्यक्तित्व के समग्र विकास की अनिवार्य अपेक्षाएं हैं। इनके अभाव में मानव का बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा लौकिक उत्थान बाधित हो जाएगा एवं मानव जीवन पशुवत हो जाएगा। अधिकार राज्य शक्ति पर सीमाएं हैं। यह राज्य कार्यवाही के विरुद्ध प्रत्याभूति, अतः अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के क्या हैं? दावे हैं। अधिकार नागरिकों को चाहिए। सेवा के अधिकार की अवधारणा कब प्रारंभ हुई थी? कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये ग्रेट ब्रिटेन से ये प्रारंभ हुई थी। सेवा का अधिकार, सेवा के अधिकार की अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में प्रारंभ हुई थी। इसका तात्पर्य उस अधिकार से है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसे सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। ये क्या कर सकता है? एक निश्चित अवधि के लिए, कुछ समय के अंदर के लिए ही लोक सेवा दिया जाता है, लोक सेवा की गारंटी दी जाता है। इसको सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। भारत में केंद्रीय स्तर पर ऐसा कानून बनाने का प्रयास द राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेज बिल 2011 के माध्यम में किया गया है, किंतु वह पारित नहीं हो सका है। हालांकि मध्य प्रदेश सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य है भारत का। इसने यह कानून 25 सितंबर 2010 को लागू किया था।
दूसरा स्थान बिहार राज्य है, जहां यह कानून 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। तो 2 राज्य हैं, मध्य प्रदेश और बिहार। मध्य प्रदेश में 2010 में, बिहार में 2011 में। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग ने पढ़ लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।